हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैक एकेडमी में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए। आपका ये साइंस का टेस्ट नंबर 7 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको इसको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू जो है वो जिम्मेदार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। अगर हम कुछ टिश्यू का आपको नाम बताएं तो जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा। ये सब टिश्यू का नाम है। टिश्यू का फंक्शन क्या होता है तो देखिए, टिश्यू जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। और ये सिमिलर इसका स्ट्रक्चर भी होता है और इसका फंक्शन भी कैसा होता है तो सिमिलर होता है। अगर हम कुछ आपको मस्कुलर टिश्यू का नाम बताएं तो देखिए, जैसे कि आपका स्ट्रेच टिश्यू हो गया, स्मूथ टिश्यू हो गया, कार्डिक टिश्यू हो गया, तो ये सब किस टिश्यू का अंतर्गत आता है तो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से कौन से गैस जाना जाता है तो देखिए, मीथेन जो है ये मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए मीथेन के मतलब ये मार्स गैस के अंदर 2-3 गैस का मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें मेजर जो होता है ना, मेन होता है वो मीथेन गैस होता है। इसीलिए आपको मीथेन गैस में ही टिक लगाना है। कौन कौन गैस होता है थोड़ा एक बार आप सुन लीजिए। जैसे कि आपका मीथेन तो होता ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन उन दोनों का मात्रा बहुत कम होता है। मेन जो होता है उसमें मीथेन ही होता है। और ये कहाँ से निकलता है, कई बार पूछा गया तो कोयले के खदान से भी निकलता है। और कहाँ से निकलता है तो धान के खेत से भी निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लीड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो क्या चीज को कंजर्व करता है न्यूटन सेकेंड लॉ तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें मास इंटू में जो वेलोसिटी होता है ये चीजें कंजर्व रहता है। और फोर्स का डिफिनीशन भी क्या होता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यानी कि मास अगर बॉडी के लिए सेम है तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल कर लीजिए और बाई में क्या कर दिए टाइम कर दीजिए, तो यही क्या हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है जो फोर्स देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला 4 नंबर क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इट रेज टू हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब अगर नीचे से फेंका गया तो 20 मीटर ऊपर गया एंड कम बैक टू थ्रोअर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहने का मतलब है एक बॉल को आप यहाँ से ऊपर फेंके 20 मीटर हाइट तक गया और फिर से नीचे आ गया 20 मीटर हाइट तक, ठीक है, और यहीं ये गिर गया। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही होगा तो कह रहा है क्या टोटल डिस्टेंस जो होगा 0 होगा तो नहीं, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, डिस्टेंस होगा 40 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, यही ट्रू होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 गया और 20 आया, मतलब जहाँ से गया था वहीं पर गिरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। समझ गए बातों को। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच मतलब उसका जो वैल्यू है इक्वल टू 0 है, तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा तो आपको पता है पीएच वैल्यू जो होता है कहाँ से होता है तो 0 से लेकर के और 14 तक होता है। किसके द्वारा दिया गया था या खोज किया गया था तो सोरेनसन के द्वारा ये खोज किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कब तो 1909 में इसका खोज किया जा चुका है। 7 जो होता है इसमें न्यूट्रल होता है और 7 से अगर कम होने लगता है 0 तक तो ये एसिडिक होने लगता है और इससे आगे जाने लगता है 14 तक तो ये बेसिक होने लगता है। और ये 0 होता है ये हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है हाईली एसिडिक होता है और 14 जो होता है हाईली बेस होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी कि हाईली एसिडिक हो जाएगा जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्या है कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए जब भी आपको मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं वाई एक्सिस, एक एक्स ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ क्या है वेलोसिटी और इधर की तरफ टाइम है, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करें ना तो इसके मतलब क्या v इंटू में t का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का क्या होता है तो इसका होता है सेकेंड। अगर ये कट गया इससे तो क्या बचा आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बचेगा। क्या बचेगा डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर पूछा रहता आपसे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर स्लोप है तब क्या हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाता है आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ एरिया की बात किया है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर स्लोप की बात करता
तब आंसर क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विच फाइलम हैज एनिमल विदाउट टिश्यू बॉडी बियरिंग पोर, मतलब उसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता है, ऊतक नहीं होता है जानवर के अंदर, लेकिन उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है। तो कौन फाइलम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आता है। एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि जो 5 किंगडम जो दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आर एच विटकर के द्वारा 5 किंगडम दिया गया था, उसी का एक ये पार्ट है, मतलब पोरीफेरा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर ऑफ लेंस विच हैज फोकल लेंथ कितना है, तो 0.5 मीटर है। देखिए ये कभी आपको मीटर में देगा, कभी सेंटीमीटर में भी देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f होता है। f क्या होता है, तो फोकल लेंथ होता है, और यहाँ पे कितना दिया, 0.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 डायोप्टर हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। कौन सा, उत्तल लेंस है, या इसको आप इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए जब ये सेंटीमीटर में दिया रहता था, आपको ऊपर में कहा यहाँ 100 से गुना कर लेते हैं, तब जाकर के ये वैल्यू आ जाता है, और यहाँ भी आपको सेंटीमीटर में दिखता है। लेकिन ये पहले से मीटर में दे रखा है, तो आप इसको मीटर में यहाँ वैल्यू दिया है, तो आपको इसी फॉर्मेट में निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ये आपको ध्यान रख ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 दिया है लेकिन वाट में दे दिया है, तो गलती से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, तो मतलब क्या प्रोड्यूस करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाउड साउंड जो होता है ना, ये लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपको यहाँ से 2-3 बात याद रखना है। जो ऑडिएबल साउंड होता है, कितना होता है, तो 20 हर्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ज तक होता है। कितना होता है, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। ठीक है, और अगर साउंड की हम वेलोसिटी पूछ ले एयर में, तो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, अप्रॉक्स होता है। ठीक है, और इसका जो साउंड का जो मतलब यूनिट जो होता है, क्या होता है, इंटेंसिटी का, जो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ये होता है आपका डेसिबल होता है, जिसको हम डीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि WHO के अकॉर्डिंग जो ऑडिएबल साउंड है किसी भी सोसाइटी के लिए कितना रखना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ें पूछा जाता है, आपको बताना है। साउंड जो होता है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉ ऑफ यानी कि डिफिनिट प्रोपोर्शन इज बियॉन्ड, मतलब जो फिक्स जो नियम होता है ये मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टियोमेट्रिक हो जाएगा। देखिए स्टियोमेट्रिक में क्या होता है ना, कि जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है वो सब एक फिक्स मात्रा में मिला रहता है। फिक्स मात्रा में कहने का मतलब क्या है, जैसे कि उसका रेशियो दिया रहेगा। सपोज कीजिए अगर कोई कंपाउंड है तो उसका 1 रेशियो में 3 दिया है, तो मतलब 1 रेशियो किसी और कंपाउंड का, तीसरा किसी और कंपाउंड का है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ रेशियो में दिया रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसके साथ रेशियो भी लगा रहता है, लेकिन नहीं लगा है तो आपको यही समझ लेना है आंसर। समझ गए बातों को, तो यही होता है आपका डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो कह रहा है एसआई, मतलब जैसे कि एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो इसका बिल्कुल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आपको पास्कल भी देगा तभी भी सही हो जाएगा। दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या है, जैसे कि बल का पूछ रहा है, यानी कि फोर्स का, तो न्यूटन हो जाएगा। एसआई यूनिट किसका पूछ रहा है, तो पावर का, तो वाट हो जाएगा। तो मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैस हैव एटॉमिक नंबर 18। तो आपको क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, जब वो 18 एटॉमिक नंबर बोल दिया तो कहानी खत्म हो गया। हालांकि यहाँ एक और स्टेटमेंट क्या जोड़ा है कि 3rd मोस्ट एबंडेंट गैस ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये परसेंटेज किसको बताना है, आपको बताना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 18 होता है। ये हम बता दिए, आपको बताना है अगर ये 3rd मोस्ट है एबंडेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको बताना है आर्गन कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर पे। हालांकि मैं नियॉन का बता रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। अगर मैं जेनॉन की बात करूँ तो 54 होता है। अगर मैं क्रिप्टॉन की बात करूँ तो 36 होता है। एक और होता है रेडॉन भी होता है, तो रेडॉन का कितना होता है, जो नोबल गैस होता है, इसका 86 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये सब आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है
कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो मतलब जैसे कि फीमेल के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है बॉडी में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन फीमेल में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको, तो हम इसको बोलते हैं आइसोबारिक बोलते हैं। जैसे कि आइसोबारिक में क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बोला रहता है वॉल्यूम कांस्टेंट अगर बोला रहता है तब कौन हो जाता है, आइसोकोरिक हो जाता है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर इन द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट गिव्स। देखिए जब क्लोरोफॉर्म को आप एयर में खुला छोड़ देंगे तो सनलाइट के प्रेजेंट में वो क्या देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड ये बन जाएगा जब सनलाइट के प्रेजेंट में ये खुला रहेगा एयर में तब, ठीक है। देखिए क्लोरोफॉर्म का आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म, तो ये होता है CHCl, यहाँ कर लीजिए Cl3 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हेन ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पुश्ड द स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो मोशन। मतलब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है आगे पीछे। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि अगर आप गांव में रहे होइएगा तो बचपन में देखे हुए कि एक मतलब झूला ऐसे बना दिया जाता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक मतलब चाइल्ड बैठ जाता है और इसको क्या करते रहता है, आगे पीछे ऐसे मोशन में इसको हिलाते रहता है, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा ना अपने मीन पोजीशन की, जैसे कि यहाँ पहले जाएगा उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा फिर मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो होता है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते, अभी आप हाल में देखते होइएगा पेंडुलम जो वॉच है, घड़ी है, क्लॉक है, उसमें भी देखिएगा कि यही मोशन होते रहता है। जैसे कि ये वॉच है, ठीक है, चल रहा है और उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, तो ऐसे देखिएगा ये ऐसे मोशन करते रहता है, तो हम इस मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एट ए हाइट इक्वल टू अर्थ द रेडियस एवब द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। कह रहा है ना कि आपको मतलब जैसे कि उस हाइट पे आपको ग्रेविटी का वैल्यू बताना है, जिस हाइट पे मतलब जो हाइट कितना है कि वहाँ पे एच इक्वल टू में आर बन जाए, तब वहाँ पे आपको ग्रेविटी का वैल्यू बताना है। हालांकि आप ये तो जरूर पढ़े हैं कि जैसे कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, जैसे कि अर्थ सरफेस पे देखे तो कितना होता है, तो GM बटा में R² होता है, ये फार्मूला आपको पता है। लेकिन ये कहाँ होता है, अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे अर्थ का मास m हो जाए और उसका रेडियस r हो। लेकिन अगर ये किसी हाइट पे पूछेगा, तो जैसे कि आप मान लीजिए किसी हाइट पे अगर G डैश ग्रेविटी होगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो ये G है, G और बटे में क्या हो जाता है, तो 1 प्लस में H मतलब जितना हाइट पे है वो, और बटे में R मतलब जो अर्थ का रेडियस है वो, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा किसी भी हाइट पे। तो यहाँ हाइट किसके बराबर दिया है, तो R के ही बराबर दिया है। मतलब यहाँ पे अगर आप R रख दीजिएगा H के जगह, तो इसके मतलब क्या, ये 1 हो जाएगा। तो इसके मतलब G डैश कितना आ जाएगा, तो G बटे में और 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर, इसके मतलब G बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये G डैश के बराबर हो जाएगा। तो मतलब किसी भी हाइट पे अर्थ से मतलब इक्वल हाइट पे अगर जाइएगा, रेडियस के बराबर हाइट पे, तो ग्रेविटी कितना होगा, तो G बटा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, वहाँ पे आपको वो हाइट चेंज करके भी दे सकता है, जैसे कि कुछ मीटर में भी दे सकता है, कई बार G इक्वल टू में G/4 देख करके दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो वो आप निकालने आपको आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेट बाय पैनक्रिया। देखिए पैनक्रिया से 3 एंजाइम सीक्रेट होता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो एक तो आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एमाइलेज होता है और तीसरा आपका लाइपेज होता है। क्या होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है तीनों का, एक ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा आपका एमाइलेज हो गया, तीसरा लाइपेज होता है। ये आपको तीनों याद रखना है, एक भी नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा, है कि नहीं। तो देखिए आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ याद रखने के लिए, उसको आप 100% याद रखिए, क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछता है और नहीं बनता है एग्जाम में ना, तभी हम जाकर के हमारा स्कोर बहुत कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि छोटा क्वेश्चन लोग ज़्यादातर लोग याद रखते हैं, उसको बना लेते। अगर आपका छूट जाता है इसके मतलब आप ऐसे ही पीछे कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। तो कोई भी छोटा क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवीजन ऑफ ए प्लांट डज नॉट हैव ए वेल डिफरेंशिएट बॉडी, मतलब कौन सा प्लांट है जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि थैलोफाइट होता है। देखिए थैलोफाइट के अंदर शैवाल आता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है बॉडी के अंदर, ये एक ग्रुप के फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है, तो ये एक ग्रुप के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच फोर्स इज इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जैसे कि जो भी कंडक्टर होता है अगर उसके में मतलब उसके पास जो मोशन हो रहा है उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस कैप्सूल सबमरीन और ब्रीथिंग मास्क होता है। देखिए सबसे पहले बात आपको समझना है यहाँ पे क्या कि जैसे कि आप स्पेस में जाते तो आप स्पेस में किसी मतलब किसी अंदर रहते, किसी कैप्सूल को अंदर रहते, या सबमरीन में जाते यानी कि नीचे ग्राउंड में जाते तब, या ब्रीथिंग मास्क होता है उसमें। तो इसमें क्या यूज होता है जो आपको ऑक्सीजन में सहायता करता है, तो इसमें होता है आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। आपको ध्यान रखना है इसका नाम भी, ठीक है, इसका मतलब नेम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिए जब आप स्पेस में जाते हैं या सबमरीन में जाते हैं तो आपको वहां पे मतलब कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो आपके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसके अंदर क्या भरा रहता है, तो यही भरा रहता है क्या, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भरा रहता है। और इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 इसका यूटिलाइज करके और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब ह्यूमन है वहाँ पे, वो तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो इसका यूटिलाइज कौन करेगा, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड करेगा और उसके बाद ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गए हैं लोग उनका काम चलेगा। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल को हम किस विटामिन को जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से, यानी कि इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो आपका विटामिन ई हो जाएगा। हालांकि आप A B C D सब याद रखिए। देखिए जैसे कि A हो गया, B C D और E हो गया। देखिए E और K हो जाता है। आज हम विटामिन का एक छोटा सा वीडियो है अपने चैनल पे, उसका हम आपको लास्ट में उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए ए का नाम क्या होता है, ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल होता है। बी का अगर मैं बोलूँ तो इसका थाइमिन होता है। सी का मैं बोलूँ तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और डी का मैं बोलूँ तो कैल्सीफेरॉल होता है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है। और ई का आपको पता चल गया टोकोफेरॉल होता है। और के का क्या होता है, तो फिलोक्यून होता है। क्या होता है, फिलोक्यून होता है। मैं एक बार और बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। ए का होता है रेटिनॉल होता है, बी का थाइमिन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का आपका कैल्सीफेरॉल होता है, और ई का टोकोफेरॉल होता है, और के का क्या होता है, तो फिलोक्यून होता है। आपको सब याद रखना अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला 23 नंबर है। क्या कह रहा है कि द ट्रैप ऑफ कार्निवोरस प्लांट कंटेन। तो कार्निवोरस प्लांट, सबसे पहले बात समझिए, कार्निवोरस प्लांट जो होता है ये ट्रैप कर ले। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार्निवोरस प्लांट है, उसके अंदर एक ऐसा लीफ होता है, ठीक है, और ये ऐसा निकला हुआ था बाहर में एक पत्ता, ठीक है। जब भी इसके अंदर कोई भी मान, इसमें से एक स्मेल निकलता है बहुत अच्छा, ठीक है, जो कि जितना भी छोटा छोटा कीट होता है उसको आकर्षित करता है। और जब भी वो कीट इसके अंदर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कीट है, ठीक है, और जब भी इसके अंदर में जाएगा तो इसको ढक लेगा, उसके बाद इसी के अंदर मर जाएगा, और वहाँ से ये प्लांट जो होता है अपना न्यूट्रिशन जो होता है ले लेता है, अपना न्यूट्रिएंट्स वहीं से ले लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मतलब ट्रैप ऑफ कार्निवोरस प्लांट मतलब क्या ट्रैप करके रखता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रैप करके रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में इसमें से कौन सा रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन बताना है। किसको बताना है, तो ये आपको बताना है। समझ के बात को, नहीं मैं बता देता हूँ। मैं पीछे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया हूँ, आप उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा एलोट्रॉप हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप सुनिए। देखिए जो डायमंड ग्रेफाइट होता है और डायमंड होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वीक बाउंड होता है, इसके अंदर करंट कैसा होता है, फ्लो होता है, लेकिन डायमंड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों जो होता है ना सेम एलिमेंट से बना होता है। किससे, कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों, बट दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डिफरेंट होता है दोनों का। ये चीज़ें आपको याद रखना है। जो मैं पीछे पूछा हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर आपको जरूर देना है। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके लिए हम आपको थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।